नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उत्प्रेरक के बारे में हम ये देखेंगे कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, किसने इसकी परिभाषा दी, इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट? उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक की जो सबसे पहले वर्ड यूज किया था उत्प्रेरक को, वो किया था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। किसने? बर्जीलियस। किसने किया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने ये बताया था कि उत्प्रेरक क्या होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी प्रेजेंस से रासायनिक अभिक्रिया के केमिकल रिएक्शन के वेग में बढ़ती कर देते हैं। क्योंकि इनको जो भी पदार्थ मिले थे उन सबको यूज करने पर केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। इस आधार पर इन्होंने बता दी कि ऐसे पदार्थ है जो अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने भी इस पर अध्ययन करना चालू किया, तो उनके हाथ कुछ ऐसे पदार्थ भी आए जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते थे। तो उस आधार पर उन्होंने फिर दे दिया कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। इस आधार पर इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। वह क्या दी? उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बढ़ा या घटा देते हैं, किंतु स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया पर इनका प्रभाव क्या कहलाता है? उत्प्रेरण। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, ये खुद यूज नहीं होते, खुद कंज्यूम नहीं होते। जितनी मात्रा आपने स्टार्टिंग में दी उतनी ही वापस मिलती है। ठीक है। अब हम इसका जो हम देते हैं टीचर के साथ इसका एग्जांपल देते हैं। टीचर क्या होता है? खुद पढ़ाता है, आपकी नॉलेज में इंक्रीज करता है, लेकिन एग्जाम बार नहीं देता। एग्जाम आपको ही देना पड़ता है, आप ही आगे बढ़ते हैं। तो टीचर जो है कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज में इंक्रीज कर देता है। अगर वो डिक्रीज करता है तो भी वो कैटलिस्ट होता, बढ़ा देता है तो भी वो कैटलिस्ट। खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, माने कि जितनी मात्रा कैटलिस्ट की आपने दी थी उतनी ही मात्रा एट एंड रहती, आप चले जाते, कोई दूसरा पढ़ने आता है। ऐसे ही उत्प्रेरक की बात होती है। तो उत्प्रेरक क्या थे? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, किंतु रासायनिक अभिक्रिया के अंत में स्वयं भार व रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया पर ऐसे पदार्थों का प्रभाव उत्प्रेरण कहलाता है। अब इंग्लिश में, द वर्ड कैटलिस्ट फर्स्ट गिवन बाय साइंटिस्ट बर्जीलियस। According to him, catalysts are the substance which increase the rate of reaction. But scientist Ostwald modified and given a new definition. According to him, catalysts are the substance which can change the rate of reaction by their presence, maybe increase or decrease. But after the chemical reaction, they do not change and remain unchanged in mass and chemical composition. क्लियर? अभी एग्जांपल अपन इसमें और भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है, जैसे एक हम एग्जांपल लिख भी देते हैं, जैसे SO2 प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। इसको बैलेंस करते हैं तो 2SO2 आएगा, 2SO3। इसमें हम उत्प्रेरक ले लेते हैं प्लेटिनम। उत्प्रेरक कैटलिस्ट। तो ये अब स्टार्टिंग में क्या होता है, SO2 को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो SO3 बनती है, लेकिन SO3 बनने की जो स्पीड होती है, रेट होती है, वह बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ी सी मात्रा प्लेटिनम की मिलाते हैं तो SO3 बनने की रेट बढ़ जाती है। मतलब इसमें प्लेटिनम कैसा कार्य करता है? कैटलिस्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, लक्षण, कैरेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लक्षण। तो कैटलिस्ट के लक्षण क्या है? सबसे पहली बात, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। सेकेंड, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अंत में मात्रा मतलब भार और रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट, कैटलिस्ट की सूक्ष्म मात्रा भी रासायनिक अभिक्रिया को कैटेलाइज करने में सक्षम होती है। ठीक है, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू कैटेलाइज द होल रिएक्शन। नेक्स्ट, कैटलिस्ट एक विशेष तापक्रम पर बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं और उस ताप को ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप कहते हैं। कैटलिस्ट perform better at a temperature which is called optimum temperature. Catalysts are more effective in finely powdered state because in this state number of active centers increase due to large surface area. मतलब उत्प्रेरक पाउडर अवस्था में अपनी परफॉर्मेंस बेटर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनका सरफेस एरिया बड़ा होने से एक्टिव सेंटर्स बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ये आपको दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। पहले अपन टाइप ले लेंगे, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। बारिश हो रही है, उसकी आवाज भी आ रही होगी थोड़ी बहुत। उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी उत्प्रेरक, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। अब समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये भी हमें समझना है। ठीक है ना? और इनके एग्जाम्पल भी हमें आने चाहिए, तो हम उन्हीं को पढ़ते हैं। पहला है होमोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस माने समांगी उत्प्रेरक। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। होमोजीनस माने होता है स्टेट। तो होमोजीनस माने ऐसी स्टेट जिसमें कैटलिस्ट और लिख देते हैं ना, समांगी उत्प्रेरक। होमोजीनस कैटलिस्ट जो होमो मीन्स होते हैं सेम। होमोजीनस, होमो मीन्स होता है सेम, जीनस में होता है स्टेट। इसमें स्टेट किसकी देखेंगे? रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट तो बाद में बनता है। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में है तो ऐसा क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक। जैसे SO2 + O2
इसका ऑक्सीडेशन से हम SO3 बनाते हैं और इस समय हम NO कैटलिस्ट लेते हैं। तो सल्फर क्या है, SO2 क्या है, गैस, O2 क्या है, गैस, और NO भी क्या है, गैस। तो ऐसा इसमें हम क्या कहेंगे, जब अभिकारक, जो अभिकारक है रिएक्टेंट, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों पदार्थ एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो ऐसा उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और अभिक्रिया पर इसका पड़ने वाला प्रभाव समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। When catalyst and reactant both are in same physical state, then such type of catalyst is known as homogeneous catalyst, and effect on reaction is known as homogeneous catalysis. Clear? इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, एक और वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जगह नहीं है इसलिए हम इसको नीचे कर दे रहे हैं। कंसंट्रेट H2SO4, इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, वो प्लस इथाइल अल्कोहल। कैसे बना, JC2H5 और JOH, जो मिलकर C2H5OH बन जाएगा और बचा हुआ जो CH3COOH और JH, जो मिलकर एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं इथाइल एसिटेट। ये तो वाटर है, जो एसिटिक एसिड है, और जो इथाइल अल्कोहल। और ये कैसा एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट। अब देखिए एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट कैसा होता है, लिक्विड स्टेज में L, वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेज में L, और कंसंट्रेट H2SO4 भी कैसा होता है, लिक्विड स्टेज में L। तो इसमें देखते हैं कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फिजिकल स्टेज में है। तो ये कैसा हो गया, इसमें रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 कैसा एक्ट कर रहा है, होमोजेनियस कैटलिस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था समांगी उत्प्रेरक, अब हम लेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा प्रकार होता है विषमांगी उत्प्रेरक। हेटेरोजीनस, HETEROGENOUS, हेटेरोजीनस कैटालिसिस और कैटलिस्ट। जब उसमें उत्प्रेरक और अभिकारक अणु, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोनों सेम स्टेज में, कैसा होगा, होमोजीनियस। और जब दोनों अलग अलग में होंगे तो कैसा होगा, हेटेरोजीनस। क्योंकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफर, और जीनस का मतलब होता है स्टेज। पहले देख चुके। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेज अलग अलग हो तो ऐसा कैटलिस्ट हेटेरोजीनस कैटलिस्ट कहलाता है। ऐसा उत्प्रेरक जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक अणु दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो ऐसा उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया पर इनका प्रभाव विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। क्लियर? When a catalyst is in different physical state from that of the reactant,
it is said to be heterogeneous catalyst and their effect on the reaction is known as heterogeneous catalysis. अब हम इनका वो भी देखें, जैसे होता है SO2 वाली हम पढ़ चुके हैं, सिंपल वाली ही बहुत अच्छी है, SO2 + O2। अब हम इसे अभी तक हमने क्या लिया था, PT NO लिया था, हम लेते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट और प्रेरक, अभी जी बन जाएगी SO3। अब जो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस, SO2 क्या है, गैस, तो प्लेटिनम क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो इसमें उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक और जो अभिकारक, उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है, तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, विषमार्गी उत्प्रेरक। When the physical state of catalyst and reactant molecules are different, then such type of catalyst is known as heterogeneous catalyst and effect on reaction of this catalyst is known as heterogeneous catalysis। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, नहीं है? एक एग्जांपल और चाहिए, ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल और। हैबर प्रोसेस याद है, अमोनियम की, अमोनियम फॉर्मूला से क्या थी, N2 + 3H2 = 2NH3। इसमें नाइट्रोजन क्या होती है, गैस, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, लेकिन इसमें जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं Fe, और वो किस स्टेज में होता है, सॉलिड। इसमें Fe और N2H2 की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो डेफिनेशन बोलती है, if the physical state of catalyst and reactant both are different, then such type of catalyst is at heterogeneous catalyst. In this reaction, Fe acts as a catalyst and reactant molecules are nitrogen and hydrogen. Nitrogen and hydrogen are present in gas stage and Fe is solid stage. So his physical states are different, then it is heterogeneous catalysis. Clear? कोई दिक्कत? आगे चले। तो अभी हमने क्या पढ़ा, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनके प्रकार क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को कितना वर्गीकरण है, कैटलिस्ट को 4 क्लासेस में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। धनात्मक, धन मीन्स प्लस, प्लस मीन्स बढ़ता है, कभी भी किसी भी चीज में कोई चीज प्लस करो तो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन केवल इससे निकालेंगे, वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं, वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में या दर में वृद्धि कर देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया पर ऐसे पदार्थों का प्रभाव धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे पहले इंग्लिश में ही बता दें, catalysts which increase the rate of reaction by their presence is called positive catalyst and their effect on reaction is known as positive catalysis। जैसे अब हम इसका जो लेते हैं तो क्या लेते हैं, हैबर प्रोसेस को लेते हैं। अभी अपन ने हैबर प्रोसेस पढ़ा, हैबर प्रोसेस में क्या था, N2 + 3H2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते थे। अब हम इसको सब रिएक्शन इसमें उत्पन्न नहीं होती उत्प्रेरक में, Fe उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट बनता क्या है, अमोनिया, इसका नाम होता अमोनिया, ठीक है। क्या होता है, जब
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं तो प्रारंभ में इसकी बनने की दर कैसी होती है, स्लो होती है। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ मात्रा Fe की मिला देते हैं तो अमोनिया बनने की दर बढ़ जाती है। इस क्रिया में मतलब हेबर विधि में Fe कैटलिस्ट धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। During the formation of ammonia, first its formation rate is very slow. When we add some amount of catalyst Fe, ammonia formation rate increases. In this reaction, Fe acts as a positive catalyst. In Haber process, Fe acts as a positive catalyst because it increases the rate of ammonia formation. Clear? इसमें कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल भी जो अपन ने अभी पढ़े थे वो भी वही था, SO2 + O2। बैलेंस नहीं किए तो बैलेंस कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटिनम कैटलिस्ट था, क्या बनता है 2SO3, बैलेंस कर दिया, जहाँ तक हो गई। तो इसमें भी क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। प्रारंभ में इसके बनने की दर स्लो होती है, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ मात्रा प्लेटिनम की मिला देते हैं तो SO3 बनने की दर बढ़ जाती है। इस क्रिया में प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 थ्रू SO2, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इज वेरी स्लो। व्हेन वी एडेड सम अमाउंट ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ SO3 इंक्रीजेस। इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर? आगे चले। पहले का धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋण माने कम, किसी भी चीज में कोई चीज ऋण करते हैं तो कम होता है, जब कम हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक। इसकी क्या परिभाषा बनेगी, ऐसे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या दर को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। The substance which decrease the rate of reaction by their presence is called negative catalyst. It is also called retarders, इन्हें retarders भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें। तो हमें इसका एग्जाम्पल देखना था। एग्जाम्पल क्या होता है? चलो हम एग्जाम्पल की भी बात करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पता है? नहीं पता। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वैसे वो ऐसे जोड़ दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है, COCl2 और हाइड्रोजन अलग हो जाती है, सॉरी HCl अलग होता है, Cl3 था ना, HCl अलग होता है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण जब करते हैं तो ऑक्सीकरण की दर प्रारंभ में फास्ट होती है, तेज होती है, और इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, COCl2, और COCl2 को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन इसमें जैसे ही हम इथाइल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिला देते हैं, C2H5OH, तो कार्बोनिल क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर बनने की दर कम हो जाती है। ठीक है, जब बनने की दर कम हो जाती है, इसका मतलब इस क्रिया में इथाइल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। The rate of oxidation of chloroform first is fast, and after reaction it gives carbonyl chloride and hydrogen chloride. When we added some amount of ethyl alcohol, the oxidation rate decreases. Oxidation rate decreases. Then
इन दिस रिएक्शन एथिल एल्कोहल एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर दूसरे वर्ड में बोले हम, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज फास्टर when we added some amount of ethyl alcohol, decomposition of chloroform occurs slowly. In this reaction, alcohol act as a negative catalyst. कोई दिक्कत? बता दो इसको। ऐसी एक और रिएक्शन ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन H2O2। इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है बताइए? नहीं पता? डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ओ ठीक है, बैलेंस कर दो, मेरे ख्याल से बैलेंस है 4, ठीक है बैलेंस है। तो इस रिएक्शन में H3PO4 जो कैसा होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। रिएक्शन कौन सी हो रही है इसमें, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है विघटन। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लगेंगे, H2SO4 का विघटन प्रारंभ में तेज होता है, तीव्र गति से होता है, जिसके फलस्वरूप पानी और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ मात्रा H3PO4 मीन्स फास्फोरिक अम्ल की मिला देते हैं, H3PO4 का नाम क्या है, फास्फोरिक अम्ल की मिला देते हैं, तो इसके विघटन की दर कम हो जाती है। इस क्रिया में फास्फोरिक अम्ल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? इंग्लिश बोलना है, चलो इंग्लिश ले लो। द डिकम्पोजिशन व्हेन आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड obtain H2O and water. The decomposition rate first is very high. When we added some amount of H3PO4 phosphoric acid, the decomposition rate decreases. In this reaction, H3PO4 phosphoric acid act as a negative catalyst. Okay? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे चलें। चलो आइए, अब आता है नेक्स्ट स्व उत्प्रेरक। थर्ड, स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो मीन्स अपने आप, अपने आप मीन्स आपको बाहर से नहीं मिलाना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला कोई उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया में इसके पड़ने वाले प्रभाव को स्व उत्प्रेरक कहते हैं। When one of the product behave as a catalyst and increase the rate of reaction, this phenomena is known as autocatalyst, and the effect on this product or reaction is called autocatalysis. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई हाइड्रोलिसिस एसिड का क्या था, CH3COO2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, मीन्स वाटर से रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है, आगे बढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन क्या बनता है इससे, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसमें एसिटिक एसिड कैसा कार्य करता है, ऑटो कैटलिस्ट का। रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जल अपघटन, जल से क्रिया हो जाता है, जल अपघटन कहलाएगी। इसका नाम क्या था, इथाइल एसीटेट। ठीक, तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनते हैं, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनते हैं। प्रारंभ में यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु कुछ समय बाद अचानक तीव्र हो जाती है,
क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला एसिटिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लेता है और अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, इंग्लिश में, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट acetic acid and ethyl alcohols are formed. At first, reaction proceeds slowly. As the acetic acid forms, it becomes fast. In this reaction, acetic acid acts as a autocatalyst and effect on the reaction is called autocatalysis. इसका एक क्वेश्चन भी बनता है, by the hydrolysis of ethyl acetate first slowly, after some time it become faster. प्रारंभ में इथाइल एसीटेट का जलक गठन धीमी गति से होता है, किंतु बाद में तेज। ऐसा क्यों? बिकॉज when the hydrolysis take place, acetic acid and ethyl alcohol is formed. As the acetic acid is formed, it acts as a catalyst, so it increase the rate of reaction. क्योंकि इथाइल एसीटेट के जल गठन के फलस्वरूप एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल बनता है। जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है, बनने वाला एसिटिक एसिड स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है और इथाइल एसीटेट के जल गठन की दर को बढ़ा देता है, जिससे जल गठन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, बता लो। लास्ट आता है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। प्रेरित उत्प्रेरित करता है, किसी दूसरे रिएक्शन को होने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? कुछ नहीं, वो तो प्रेरित मतलब दूसरे को बनाएगा, भैया तुम भी हो जाओ रिएक्शन। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, तो पहली अभिक्रिया को दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं और यह प्रभाव प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। When one of the reaction act as a catalyst for the other reaction, second reaction, then first reaction is known as induced catalyst for the first reaction. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे देखते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल जो है बहुत पूछा जाता है और ज़्यादातर जो डिटेल आती है वो इन्हीं दो की आती है, या तो स्वप्रेरक की आएगी या प्रेरित उत्प्रेरक की। तो प्रेरित उत्प्रेरक का अपन एग्जाम्पल देखें। सोडियम सल्फाइड, फार्मूला क्या होता है सोडियम सल्फाइड का? Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है? ऑक्सीडेशन का फल ऐसे ओ में लिख देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। जिस किसी में SO4 जुड़ेगा सल्फेट कहलाता है। ठीक है, क्या है? सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, वायु में खुला देखने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और सोडियम सल्फेट देता है। किंतु सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3 Na2ASO4 वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत नहीं होता है, नो रिएक्शन। सोडियम सल्फाइड वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और सोडियम सल्फेट देता है। किंतु सोडियम आर्सेनाइड, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड, वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत नहीं होता है। यदि दोनों को आपस में मिलाकर वायु में खुला रख दिया जाए तो दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है,
Na3AsO4 प्लस Na2SO3 प्लस O2। अब दोनों ऑक्सीकृत हो जाएंगे और ऑक्सीकृत होके क्या देंगे, एक तो Na2SO4 बनेगी, Na2SO4 प्लस दूसरा क्या बनेगा, Na3AsO4। था था ना, Na3AsO4 दोनों के दोनों ऑक्सीकृत हो गए। दोनों में सीधा सीधा एक एक को बढ़ा दो, हो गया। तो इसकी रिएक्शन क्या हुई, सोडियम सल्फाइड वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और सोडियम सल्फेट देता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो नो रिएक्शन। यदि दोनों को मिलाकर वायु में खुला रख दिया जाए तो दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस क्रिया में सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के लिए प्रेरक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, इंग्लिश में, सोडियम सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड गिव्स सोडियम सल्फेट, but sodium arsenide is not oxidized by air. When we kept it together in air, both are oxidized. In this reaction, sodium sulfide act as a induced catalyst for sodium arsenide. Clear? बहुत पूछा था, इस एग्जांपल को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, नहीं दिख रहा बोर्ड, चलो आपको दिखेगा, दिख रहा है एक्शन का। ठीक है, चलिए आगे चले। अब इसके बाद लेंगे उत्प्रेरक वर्धक। कैटेलाइटिक प्रमोटर। प्रमोटर में प्रमोट करें मैंने बढ़ा दें, कहते हैं ना प्रमोट कर दो आगे बढ़ा दो, बस वही है, प्रमोट कर मैंने बढ़ा दो। वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा, मतलब ये पदार्थ कहते हैं उत्प्रेरक को बढ़ा देते हैं। जैसे जो मार्केट में बुक्स आती है, नए नए आती हैं, गाइडें आती है, वो टीचर्स को क्या बोलते हैं, हेल्प कर देते हो और अच्छा पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही उत्प्रेरक को जो हमने कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट को हमने टीचर के रूप में यूज़ किया है, ऐसे ही कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पदार्थ होते हैं। तो वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ा देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे स्वास्थ्य वर्धक सुना होगा, जो हेल्थ बढ़ा देते हैं। जो कैटेलाइटिक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाती है। क्लियर? द सब्सटेंस क्या होगा, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द कैटेलाइटिक एक्टिविटीज बाय देयर प्रेजेंस इज नोन एज कैटेलाइटिक प्रमोटर्स। वही हैबर विधि, N2 + 3H2 = क्या बनता था, 2NH3। इसमें Fe कैसा कार्य करता था, कैटेलिस्ट, लेकिन इसे मॉलिब्लिडिनम कैटेलाइटिक प्रमोटर्स के रूप में एक्ट करेगा। उत्प्रेरक वर्धक, कैटेलाइटिक प्रमोटर्स, वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे हैबर विधि में Fe कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है और MO उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। मतलब MO मॉलिब्लिडिनम और Fe की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है। इंग्लिश में क्या, द सब्सटेंस which increase the catalytic activity or rate of catalyst is known as
catalytic promoters. The substance which increase the activity of catalyst by their presence is known as catalytic promoters, and effect is known as catalytic promoters. Clear? In Haber process, Fe act as a catalyst and molybdenum MO act as a catalytic promoters because MO increase the activity of catalyst. So the formation of ammonia is better and better or higher. Okay. Next. उत्प्रेरक विष. विष तो नाम से समझ में आता है, मार देता, पॉइजन. इसका नाम भी होता है कैटेलाइटिक विष, पॉइजन. ठीक है. तो क्या होगा इसका? वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर देते हैं या उसकी क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं. The substance which destroy or reduce the catalytic activity are called catalytic poison. ठीक है. जैसे अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी SO2 वाली, उसमें क्या था? 2SO2 प्लस O2 ऑक्सीडेशन से SO3 बनता था. प्लेटिनम इसमें कैटलिस्ट था. लेकिन यदि इसमें हम AS2O3 मिला दें, आर्सेनिक ऑक्साइड, तो वो कैसा कार्य करेगा? कैटेलाइटिक पॉइजन. ये क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी को, प्लेटिनम की एक्टिविटी को कम कर देगा. ये समझ में आया? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक के लक्षण, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं बताया, समांगी विषमांगी. उत्प्रेरक का वर्गीकरण 4 वर्गों में बांटे गए, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक. फिर उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष. इंग्लिश में बताते हैं कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, क्लासिफिकेशन 4 क्लास, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो एंड इंड्यूस. नेक्स्ट कैटेलाइटिक प्रमोटर एंड कैटेलाइटिक पॉइजन. ये हम पढ़ चुके हैं. इतने में कोई दिक्कत हो तो बोलो. नहीं है? अब हम आगे बढ़ें. आगे इनकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्ट करते हैं? उत्प्रेरक करते हैं, उत्प्रेरक हमेशा एरो के ऊपर लिख दिए थे कि ऐसा कोई एरो होता है कि इसके ऊपर लिख दिया था? कुछ होता नहीं है. तो फिर एक्टिविटी कैसे करते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट. मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, क्रिया विधि. इसकी 3 है, उसमें सबसे ज्यादा पूछे थे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी. इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में क्या कहा गया है कि उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक, जैसे A और B, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट AB बनाते हैं, और इसमें हम X कैटलिस्ट लेते हैं. इसमें क्या कहा गया इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में? जो रिएक्शन है तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? इसमें बोला गया उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया कर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा? AX. और ये कैसा होता है? अनस्टेबल. ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरा अभिकारक क्या? B. रिएक्टेंट क्या? B. तो B प्लस AX दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं और स्वयं अलग हो जाते हैं.
आया समझ कुछ? इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया कर माध्यमिक यौगिक बनाते हैं जो कि अस्थायी होता है। यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया कर उत्पाद बनाकर स्वयं अलग हुआ। इससे एक चीज की और पुष्टि हो रही, लिखा था अपन ने लक्षण में, उत्प्रेरक क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं। देखो जिधर एक्स दिया इधर भी एक्स वापस मिल रहा है, खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए जो एरो के ऊपर लिखा रहता है। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो ये रिएक्शन आएगी। तो माध्यमिक सिद्धांत क्या हुआ? इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करते हैं और माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। यह माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, यह दूसरे अभिकारक से क्रिया कर उत्पाद बनाता है और स्वयं अलग हो जाता है। ठीक है। According to this theory, catalyst first react with one of the reactant and give intermediate compound. It is unstable and it react with another reactant molecules and give or produce product and it become free. Okay. बता दें, जैसे एक रिएक्शन हम इसकी एग्जांपल वाली बना के दिखाते हैं। इतने को निकाल ऐसी को देख देंगे। जैसे रिएक्शन क्या है, एथाइल ईथर बनाने की प्रोसेस है लैब मेथड। तो उसमें ईथर कैसे बनता है, एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं C2H5OH प्लस C2H5OH, इसकी प्रेजेंस में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5 प्लस वाटर, इसे कहते हैं ईथर। मतलब क्या, जब एथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर, इसे ईथर भी कहते हैं, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, साथ में पानी बनता है। इस क्रिया में सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है। कैसे करता है ये देखें। क्या होता है, इसमें सबसे पहले H2SO4 इथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा C2H5OH प्लस H2SO4, और जैसे ही टेम्परेचर 110 डिग्री होता है तो इसका एक H और इसका OH ये मिलकर बना देंगे पानी, और क्या बन जाएगा C2H5। अब इधर से एक H निकल गया तो एक HSO4, इसका नाम होता है C2H5 का एथाइल, H का हाइड्रोजन और SO4 का सल्फेट। ये कैसा का इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है। जे इंटरमीडिएट कंपाउंड इथाइल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा C2H5OH प्लस H2SO4। अब टेम्परेचर 110 था, अब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 140, उसी से आएगा। तो क्या होगा, इसका एक H और इसका OH फिर वापस निकल जाएंगे पानी, जी तो सॉरी जी क्या होगा गलत कर दिया हमने, इथाइल अल्कोहल C2H5HSO4। ठीक है, रिएक्शन आ गई। तो JH और JHSO4 जो मिलकर क्या बना देंगे H2SO4, और क्या बचा C2H5 फिर JO और फिर इधर C2H5, जो क्या हो गया ईथर। इसमें H2SO4 कैसा काम करता है, कंसंट्रेट H2SO4 कैटेलिस्ट। ठीक है, वापस मिल गया। तो जो लैब मेथड है ईथर बनाने की, तो क्या होगा, जब इथाइल अल्कोहल को, इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस क्रिया में सांद्र H2SO4 इथाइल अल्कोहल के एक अणु से क्रिया कर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जो माध्यमिक यौगिक है, यह अस्थायी होता है, और यह दूसरे इथाइल अल्कोहल के अणु के साथ संयोग कर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर देता है। हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। According to this theory, when ethyl alcohol heated with concentrated H2SO4 up to 140 degree centigrade temperature obtain diethyl ether. In this reaction, one molecule of ethyl alcohol first react with concentrated H2SO4
at 110 degree centigrade it gave ethyl hydrogen sulfate. It is an intermediate compound and it react with other molecule of ethyl alcohol at 140 degree centigrade and gave ether product. क्लियर हो गया? देखिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब दूसरा लेते हैं अधिशोषण सिद्धांत। एडजॉर्प्शन थ्योरी, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत। इसमें भी ऐसे ही A + B, ठीक है, JX कैटलिस्ट बन गया AB। इसकी मैकेनिज्म क्या है? कैटलिस्ट इधर A इधर B, X A B, ऐसे B बहुत आएंगे, A बहुत आएंगे और जो मिलकर क्या बता देंगे AB + X। मतलब क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकता पाई जाती है जिन्हें संतुष्ट करने के लिए भरने के लिए अभिकारक अणु आकर अस्थायी रूप से जुड़ जाती है और जिससे इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है और ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं। क्या हो गया? एडजॉर्प्शन थ्योरी, फ्री वैलेंसीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। टू सेटिस्फाई दिस फ्री वैलेंसीज, reactant molecules temporarily get attached on the surface of catalyst. When the concentrate is increases, they come nearer and after reaction they give product. Okay, ये हो गया, बता दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो अच्छी है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होती है? बहुत अच्छा है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, उच्च अणुभार वाली यौगिक, जैसे ऐसे करते हैं उच्च अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं और जल के साथ मिलकर कोलाइडल विलयन बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? एक अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं, माने एक उत्प्रेरक एक विशेष अभिक्रिया पर ही क्रिया करेगा, किसी दूसरे पर नहीं। तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस compound with higher molecular mass. They are found in living cells of plant and animals. They form colloidal solution in water. When in a reaction enzyme act as a catalyst, it is known as enzyme catalyst and the effect is known as enzyme catalysis. Clear? चूंकि ये केवल बायोकेमिकल रिएक्शन पर ही कार्य करते हैं इसलिए कहते हैं बायोकैटलिस्ट। As it acts as on only biochemical reaction, it catalyzes mainly biochemical reaction, thus it is also called biocatalyst. Example: invertase, gymase, diastase, जिसमें ये सर जाते हैं सब एंजाइम कैटलिस्ट है, ठीक है। और ये एक विशेष रिएक्शन को ही करते हैं, कौन सी रिएक्शन को करते हैं वो देखते हैं। जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं। सुक्रोज क्या होता है? C12H22
O11 इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस को वाटर को मैचुअर्स लिख देते हैं। ये किसकी प्रेजेंस होता है? इनवर्टेज। ठीक है ना। ये क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। C12O6 प्लस C6H12O6 जो होगा ग्लूकोज और जो होगा फ्रक्टोज। ठीक है, और जो होगा सुक्रोज। तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज glucose and fructose is formed. In this reaction, invertase act as an enzyme catalyst because it increase या it proceed the reaction hydrolysis process. इस क्रिया में जब ग्लूकोज का जनक गठन का इन्वर्टेस एंजाइम के द्वारा करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इस क्रिया में एंजाइम इन्वर्टेस एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब इसकी विशेषताएं देख लें। विशेषताएं क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? फर्स्ट, दे आर बेसिकली प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स। ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। दे जनरली कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये सामान्यतः जैव रासायनिक क्रियाओं को ही उत्प्रेरक करते हैं। Every enzyme is maximum active as a specific temperature, which is called optimum temperature. Mostly for enzyme, it is 298 to 210. 298 केल्विन से 210 केल्विन के बीच होता है। माने एंजाइम की क्रियाविधि जो होती है एक उच्च ताप पर उच्च होती है और जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम, अनुकूलतम ताप कहते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेज। एंजाइम उत्प्रेरक किससे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से और गर्म करने पर। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं। जैसे एक विशेष प्रकार के ताले के लिए विशेष प्रकार की चाबी होती है, ऐसे ही एक विशेष प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक ही कार्य करता है। तो ये आज हमने पढ़ा कैटलिस्ट के बारे में। क्या क्या पढ़ा? कैटलिस्ट क्या होती है, इनके लक्षण क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, कैसे रिएक्ट करते हैं, मैकेनिज्म। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एंजाइम उत्प्रेरक और उनकी विधि, विशेषताएं। ये हमारा कैटलिस्ट